गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। भूषण, आयुष, क्लियर है? बोर्ड क्लियर है? वॉइस क्लियर आ रही है? चलो ओके। तो आज जो है ना, कुछ आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट लेक्चर्स में मैं आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज बताया था। तो आज हम लोग कंजुगेट का आर्गुमेंट और मॉडुलस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और टाइम बचता है तो रोटेशन थ्योरम हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? काफी इंपॉर्टेंट होगा रोटेशन थ्योरम भी। कुछ इसमें आपका प्रॉपर्टीज बच गया और रोटेशन थ्योरम। तो चलो आज देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। देखो, ये जेईई मेंस में आए क्वेश्चंस। जैसे इफ z and w are the two non-zero complex number such that zw का मॉड वैल्यू 1 है एंड आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ w का वैल्यू पाई बाय 2 है, तो बोल रहा है कि z बार w का वैल्यू किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन में 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा किसके इक्वल होगा? ठीक है, तो मिक्स प्रॉपर्टीज इसमें यूज होगा। तो देखो, काफी इंपॉर्टेंट होगा। सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस दोनों लिया हूं। ये क्वेश्चन जो ना जेईई मेन में आया, देखो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ZW का मॉड वैल्यू 1 है, तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो ZW का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। और इसको मैं लिख सकता हूं ZW इंटू ZW का कंजुगेट इक्वल टू 1, क्योंकि Z बार इक्वल टू मॉड Z का होल स्क्वायर होता है। ठीक है ना? इसको लिख सकते हैं ZW इंटू ZW का बार, और Z बार का प्रॉपर्टीज है, इसको लिख सकता हूँ Z बार इंटू W का बार, कंजुगेट का प्रॉपर्टीज। तो मुझे वैल्यू जो फाइंड आउट करना है Z बार W, तो Z बार W, तो यहां से Z बार W किसके इक्वल होगा? Z W बार इक्वल टू लिख सकता हूं इंटू Z बार W इक्वल टू 1। यहां से आप ZW बार जो है ना इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन Z बार W के। ठीक है, तो Z बार W निकालना है, तो यहां से Z बार W जो हो जाएगा ZW बार के इक्वल हो जाएगा। बात समझे? यहां से Z बार W निकालोगे तो ये 1 अपॉन डिवाइड कर दिया ZW बार। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो, सेकेंड जो इक्वेशन है वो दिया गया है आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ W, ये पाई बाय 2 है। तो लास्ट लेक्चर्स में बता रहा था कि आर्गुमेंट जो है लॉग के प्रॉपर्टीज को क्या करता है? फॉलो करता है। इसको मैं लिख सकता हूं आर्गुमेंट ऑफ Z बाय W इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज से। अब सोचो कि किसी का आर्गुमेंट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पाई बाय 2 किसका होता है, ये मैं आपको बताया हूं। तो Z बाय W किसके इक्वल होगा? Z बाय W जो होगा वो बेसिकली आयोटा के इक्वल होगा, क्योंकि आयोटा का ही आर्गुमेंट क्या होता है? पाई बाय 2 के इक्वल होता है। बात समझे? यहां से आप यानी Z बाय W का बार, यानी Z बाय W का मॉड वैल्यू क्या होगा? 1 के इक्वल आएगा। तो यहां से आप Z का मॉड इक्वल टू लिख सकता हूं W का मॉड, ऊपर का मॉड और नीचे का मॉड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो Z स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं W का स्क्वायर। तो यहां से Z बार इक्वल टू हो जाएगा W बार के इक्वल। ठीक है ना? Z बार जो है इक्वल हो जाएगा W बार के इक्वल। एक कंसेप्ट ये भी आप अप्लाई कर सकते हो कि किसी का आर्गुमेंट पाई बाय 2 है, तो वो प्योरली क्या होगा? इमेजिनरी होगा। Z बाय W क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी होगा। और ये बार में मैं बताया था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है, तो Z प्लस Z बार का सम क्या होगा? 0 होगा। यानी Z बाय W और प्लस Z बाय W का बार का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बार के प्रॉपर्टीज में मैं बताया था कि अगर Z बाय W का आर्गुमेंट अगर पाई बाय 2 है, दैट मींस Z बाय W जो होगा वो प्योरली इमेजिनरी होगा। और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज Z बाय W, वो प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट का सम क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। यहां से Z बाय W हो जाएगा, और कंजुगेट के प्रॉपर्टी से लिख सकता हूं Z बार अपॉन W बार का कंजुगेट इक्वल टू 0। अगर इसमें एलसीएम ले लोगे तो ZW बार और प्लस WZ बार इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात समझे? यहां से आप ZW बार, क्योंकि मुझे निकालना है तो इसको रहने देंगे, अब प्लस WZ बार का वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं। WZ बार का जो वैल्यू है वो 1 अपॉन ZW बार के इक्वल है। यहां से लिख सकता हूं ZW बार का होल स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो +1 इक्वल टू 0।
यहाँ से जेड डब्ल्यू बार जो होगा होल स्क्वायर इक्वल टू ये -1 हो जाएगा, यानी जेड डब्ल्यू बार जो होगा इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -1, जिसको लिख सकते हैं प्लस माइनस आयटा। अब क्वेश्चन से राइज होता है कि प्लस आयटा ले कि माइनस आयटा ले, ये इसमें सी भी है और डी भी है। आयुष कैसे ये पता किया कि सी ऑप्शन होगा डी ऑप्शन नहीं होगा? क्योंकि जेड डब्ल्यू बार का दो वैल्यू आ रहा है, जेड डब्ल्यू बार का वैल्यू आयटा भी आ रहा है और माइनस आयटा भी आ रहा है, तो ये कैसे पता करेंगे कि आयटा ही होगा इसका आंसर? क्योंकि मैं बताया हूं किसी का जेड बाई डब्ल्यू का आर्गुमेंट पावर 2 है, ठीक है ना, और जेड बाई डब्ल्यू का आर्गुमेंट अगर पावर 2 है तो निगेटिव नहीं होगा, नहीं तो आर्गुमेंट माइनस पावर 2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? जेड बाई डब्ल्यू बार जो होगा ना आयटा के ही इक्वल होना चाहिए। समझे इसमें कि डॉट है? कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन सी इसका आंसर होना चाहिए। कि माइनस आयटा होगा, आयोटा होगा कि माइनस आयटा होगा? ये कैसे पता किए कि आयटा होगा कि माइनस आयटा होगा? अगर इसको कंफर्म करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जेड डब्ल्यू बार का दो वैल्यू आ रहा है, आयटा भी आ रहा है और माइनस आयटा भी आ रहा है। यहां पे जो है ना जेड डब्ल्यू बार का मॉड वैल्यू 1 के इक्वल है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड और डब्ल्यू बार अगर आयटा लेते हो तो बताओ दोनों तरफ अगर बार ले लेते हो तो जेड डब्ल्यू बार का बार क्या होगा? आयटा के बार, तो इसको जेड बार और डब्ल्यू के बार का बार क्या होगा? डब्ल्यू हो जाएगा, और आयटा का बार क्या होता है? माइनस आयटा हो जाएगा, यानी जेड बार डब्ल्यू क्या हो जाएगा? माइनस आयटा हो जाएगा, ठीक है ना, जेड बार डब्ल्यू माइनस आयटा हो जाएगा। यहां से कैसे कंफर्म करेंगे? आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू पावर 2 है, आर्गुमेंट ऑफ जेड बाई डब्ल्यू पावर 2 है, दैट मीन जेड बाई डब्ल्यू क्या होना चाहिए? ये आयटा के इक्वल होना चाहिए, यानी जेड इक्वल टू जो होना चाहिए आयटा डब्ल्यू होना चाहिए। अब आपको देखना है कि किस ऑप्शंस में आ रहा है, ये कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आयटा लेने पे ये आएगा क्या? आयटा डब्ल्यू के इक्वल। यहां से मेरे को लग रहा है निगेटिव वैल्यू ही होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि जेड डब्ल्यू बार जो है ना आयटा के इक्वल नहीं होगा, जेड डब्ल्यू बार का वैल्यू जो है ना माइनस आयटा के ही इक्वल होगा। अब बोलो कैसे होगा? देखो इसको कंफर्म करने के लिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जेड डब्ल्यू बार का वैल्यू माइनस आयटा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब दोनों तरफ आर्गुमेंट लोगे तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? माइनस आयटा का आर्गुमेंट जो होता है वो माइनस पावर 2 होता है, और इसको मैं लिख सकता हूँ आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू बार, क्योंकि ये लॉग के प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, लॉग एम इन टू एन प्लस लॉग एम लिखते हैं। और ये मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में बता रहा था कि आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा डब्ल्यू बार जो होगा वो माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू होता है, बात समझे? और क्योंकि यही क्वेश्चंस में दिया गया आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू पावर 2 के इक्वल है, इसलिए इसका आंसर आयटा नहीं होगा, माइनस आयटा होगा, क्योंकि माइनस आयटा से ही ये रिलेशन जनरेट होगा, ठीक है ना। इसका आंसर जो है ना सी नहीं होगा, इसका आंसर आपका डी ऑप्शन होगा, ठीक है भूषण। ये हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। देखो सेकंड को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या कह रहा है कि जेड बार प्लस आयटा डब्ल्यू बार का सम 0 है, तो यहां से जेड बार इक्वल टू लिख सकता हूं माइनस आयटा डब्ल्यू बार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से जेड बार अपॉन डब्ल्यू बार इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस आयटा हो जाएगा, तो जेड बाय डब्ल्यू का होल बार इक्वल टू लिख सकता हूं माइनस आयटा, बार के प्रॉपर्टी से, क्योंकि ऊपर बार और नीचे बार होगा तो होल का बार हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ कंजुगेट ले लेता हूं, तो माइनस आयटा का कंजुगेट, तो कंजुगेट का कंजुगेट जेड बाय डब्ल्यू हो जाएगा और माइनस आयटा के इक्वल हो जाएगा। तो बताओ इसका आर्गुमेंट क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड बाय डब्ल्यू, आयटा का आर्गुमेंट क्या होता है? ये पाई बाय 2 होता है, और क्योंकि ये लॉग के प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू लिख सकते हैं पाई बाय 2। एक तो रिलेशन ये आ जाएगा, और एक क्वेश्चन में खुद दिया गया रिलेशन कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इंटू डब्ल्यू किसके इक्वल है? पाई के इक्वल है। तो बताया ना आर्गुमेंट लॉ के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसको लिख सकता है आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू, ये इक्वल हो जाएगा पाई के।
और इस दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, जो गिवन है हम निकाले हैं ऐड कर देंगे तो आर्गुमेंट ऑफ जेड नहीं आ जाएगा, ऐड करोगे तो ट्वाइस टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा, ये कट जाएगा तो पाई बाय 2 और पाई ये 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। यहां से आप फाइंड आउट करोगे आर्गुमेंट ऑफ जेड 2 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 3 के इक्वल आएगा। इसका आंसर जो है ना आपको सी ऑप्शन होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड 3 पाई बाय 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसमें किसको डॉट हो तो पॉइंट आउट करो, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस मेंस में आया है और दे सकता है। इसको रब करते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इस पर। जैसे देखो थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मॉड जेड इक्वल टू 1 है एंड और W जो है दिया गया है जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 के इक्वल है। दिया गया है कि जेड का जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल नहीं है। द रियल पार्ट पूछ रहा है, देन रियल पार्ट ऑफ W किसके इक्वल होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दे रहा है, ए ऑप्शन में 0 के इक्वल होगा, बी ऑप्शन में रहेगा -1 अपॉन जेड प्लस 1 का मॉड का स्क्वायर के इक्वल होगा, सी ऑप्शन में दे रहा है कि जेड अपॉन जेड प्लस 1 का मॉड वैल्यू इंटू 1 अपॉन जेड प्लस 1 का मॉड का स्क्वायर के इक्वल होगा, और डी ऑप्शन में बोल रहा है कि √2 अपॉन जेड प्लस 1 का मॉड का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, बोल रहा है कि मॉड जेड 1 है और W जो है जेड -1 अपॉन जेड प्लस 1 के इक्वल है। तो फाइंड आउट करना है कि रियल पार्ट W का किसके इक्वल होगा। ये भी आपको IIT JEE एडवांस में 2003 में आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो प्रॉपर्टी जो है ना आपको यूज करोगे, जनरली जो है ना आपको 2-3 तरीके से बना सकते हो, प्रॉपर्टी से भी बना सकते हो या विदाउट प्रॉपर्टी से बना सकते हो। किससे बनाओ, विदाउट प्रॉपर्टीज की विथ प्रॉपर्टीज। ऊपर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, बोल रहा हूं कि इफ मॉड जेड इक्वल टू 1 है एंड W इक्वल टू जो है जेड -1 अपॉन जेड प्लस 1 है, ठीक है, जेड का वैल्यू जो है -1 के इक्वल नहीं है, तो बोल रहा है कि देन रियल पार्ट ऑफ W का वैल्यू किसके इक्वल होगा। अब दिख रहा है आयुष, मॉड जेड 1 है और W जेड -1 अपॉन जेड प्लस 1 है, तो बोल रहा है रियल पार्ट ऑफ W का वैल्यू क्या होगा। तो इसको प्रॉपर्टी से भी बना सकते हो या विदाउट प्रॉपर्टी से भी बना सकते हो। तो देखो मैं विदाउट प्रॉपर्टीज बना देता हूं। विदाउट प्रॉपर्टीज बनाओगे तो क्या करोगे, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स में ना मॉड का वैल्यू दिया गया हो तो सबसे सुटेबल होगा पोलर फॉर्म यूज करो। ठीक है आयुष, समझे। जैसे जेड इक्वल टू क्या होता है, मॉड जेड इंटू और कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये होता है पोलर फॉर्म। और क्योंकि मॉड जेड का वैल्यू 1 दिया गया है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा हो जाएगा, ये आपका जेड हो जाएगा। यहां से आप W निकाल लोगे, जेड -1 अपॉन जेड प्लस 1 में जेड का वैल्यू पुट कर दोगे तो ये कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा और -1 अपॉन हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना। इस फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा प्लस आइटा साइन थीटा और अपॉन, और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को अगर कंबाइन कर दे तो 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस आइटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और आइटा साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, लिख सकते हैं इसको। और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन के हाफ एंगल से फॉर्मूले को लिख सकता है साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इससे क्या होगा कि आप कॉमन ले सकते हो -2 साइन थीटा बाई 2 या आप 2 आइटा साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले लो। ठीक है ना।
तो यहाँ पे आयटा तो कॉमन नहीं आएगा, तो क्या करोगे, आयटा से डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा बाई 2 और अपॉन लिख सकता हूँ आयटा, और प्लस हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना, अपॉन, और नीचे में 2 कॉस थीटा बाई 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा, कॉस थीटा बाई 2 बचेगा, और प्लस यहाँ पे आयटा साइन ऑफ थीटा बाई 2 बच जाएगा। बात समझे? तो यहां से z इक्वल टू हो जाएगा, तो कॉस थीटा बाई अपॉन साइन थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसको आयटा लिख सकता हूँ, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, और आयटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये प्लस आयटा साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, और प्लस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना, अपॉन हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयटा साइन थीटा बाई 2। अब आप देख सकते हो ये दोनों टर्म जो है बैलेंस हो जाएगा, कट जाएगा आपस में, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयटा tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, जिसको लिख सकता है 0 प्लस आयटा tan थीटा बाई 2। तो क्या लगता है, ये सॉरी w के इक्वल था, ये w के इक्वल है, सॉरी z नहीं है, ये w है। तो w का रियल पार्ट क्या होगा, इसका रियल पार्ट जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, tan थीटा बाई 2 होगा। बात समझे, इसमें क्या किया हूं, आयटा से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हूं, तो नीचे आयटा स्क्वायर होगा जो -1 होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ आयटा बच जाएगा। इससे क्या होगा, ये दोनों टर्म ऊपर नीचे बैलेंस हो जाएगा, तो इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। एक तो तरीका ये होगा, लेकिन सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड जो ना आपको प्रॉपर्टीज होता है। देखो प्रॉपर्टीज से कैसे हम लोग डील करते हैं, रियल पार्ट ऑफ, अच्छा मॉड जेड अगर 1 है, ठीक है, दिया गया ये, तो बोल रहा है कि रियल पार्ट ऑफ W क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ W को लिख सकते हैं W अब प्लस W बार बाय 2 होता है, ये मैं लिखवाया आपको प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना। तो W का वैल्यू किसके इक्वल है, ये है z माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1, और z माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 का बार हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2। तो बार के प्रॉपर्टी से लिख सकता हूँ z माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1, ये तो एज इट इज रहेगा, और इसको बार का प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो z बार, अब -1 का बार तो 1 ही होता है, रियल नंबर का बार रियल नंबर होगा, और ये z बार अब +1 का बार 1 हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ W जो होगा वो इक्वल होगा, इसमें आप एलसीएम ले सकते हो, तो 2 इंटू जेड प्लस 1 इंटू हो जाएगा z माइनस 1, जेड बार -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा z माइनस 1 इंटू जेड बार प्लस 1, और प्लस हो जाएगा जेड बार -1 इंटू, ठीक है ना, जेड प्लस 1 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जेड बार हो जाएगा, और प्लस जेड हो जाएगा, और माइनस जेड बार और -1 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड बार और फिर प्लस जेड बार और माइनस जेड और प्लस -1 अपॉन, ये हो जाएगा 2 इंटू जेड प्लस 1 इंटू जेड बार -1। अब यहां से देख सकते हो जेड बार क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ जेड बार लिख सकते हैं। अब ये जेड से माइनस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, और जेड बार से माइनस जेड बार से प्लस जेड बार कट जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन, और 2 इंटू जेड प्लस 1 इंटू जेड बार -1 हो जाएगा। इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, और जेड बार को तो लिख ही सकते हैं मॉड जेड का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू जेड प्लस 1 इंटू हो जाएगा जेड बार -1। अब इसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो जाएगा, क्योंकि मॉड जेड का वैल्यू 1 दिया गया है, जिसमें पुट करोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकते हो। अगर बोलता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ W क्या होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, W माइनस W बार बाय 2 आइटा लिखते हैं। ये सब मैं प्रॉपर्टीज आपको लिखवा चुका हूं, ठीक है ना, कंजुगेट में। इमेजिनरी पार्ट ऑफ W जो होगा वो W माइनस W बार बाय 2 आइटा हो जाता है, जबकि इसका रियल पार्ट जो होता है W प्लस W बार बाय 2 हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप विदाउट प्रॉपर्टीज भी बना सकते हो। लेकिन ये थियरी यहाँ पे मैं यही कहना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन को लेकर के, कि जब भी मॉड का वैल्यू गिवन हो तो बेटर है कि पोलर फॉर्म आप एज्यूम करो, x प्लस आइटा y के फॉर्म में एज्यूम नहीं करोगे। उससे क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ा लेंदियर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए जब भी आपको कॉम्प्लेक्स में कहीं पे भी मॉड का वैल्यू दिया गया हो तो बेटर है कि पोलर फॉर्म यूज करो, जिससे कि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला बहुत सारा हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इस पे पिक लेता हूं, और इसमें डॉट हो तो पॉइंट आउट करो, डॉट करें इसको, ओके चलो।
जैसे देखो इस क्वेश्चंस को, लेट ओमेगा इक्वल टू अल्फा प्लस आइटा बीटा, ठीक है, और बीटा जो है ना 0 के इक्वल नहीं है, और बोल रहा है कि जेड का भी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है। इफ ओमेगा माइनस ओमेगा बार जेड अपॉन और 1 माइनस जेड, ये बोला है कि प्योरली रियल है, प्योरली रियल है, देन पूछ रहा है देन द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ जेड इज, बोल रहा है जेड का वैल्यू किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में बोल रहा है कि जेड इज सच दैट मॉड जेड 1 के इक्वल होगा। बी ऑप्शन में बोल रहा है कि जेड इज सच दैट जेड बार इक्वल टू जेड हो जाएगा। सी ऑप्शन में दे रहा है कि जेड इज सच दैट मॉड जेड इज नॉट इक्वल टू 1, और डी ऑप्शन में बोल रहा है कि जेड इज सच दैट मॉड जेड, ठीक है, 1 के इक्वल होगा और जेड का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो ना आईआईटी जेईई मेंस में आपको आया था, 2006 में आया था ये क्वेश्चन। बोल रहा है ओमेगा जो है, अच्छा जब भी आपको ओमेगा लिखेगा ना, इसका मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एज्यूम नहीं करोगे जब तक लिखा नहीं हो क्वेश्चंस में। तो ओमेगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकता है जिसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप एज्यूम नहीं करोगे। तो यहाँ ओमेगा अल्फा प्लस आइटा बीटा है, जबकि बीटा 0 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी है। जेड बोल रहा है 1 के इक्वल नहीं है, और ओमेगा माइनस ओमेगा बार जेड अपॉन 1 माइनस जेड प्योरली रियल है। तो बोल रहा है कि जेड किसको सेटिस्फाई करेगा, मॉड जेड 1 के इक्वल है, जेड जेड बार के इक्वल है, मॉड जेड 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, या मॉड जेड 1 के इक्वल होना चाहिए लेकिन जेड 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए भूषण? तो कंसेप्ट तो यही है कि प्रॉपर्टीज यहां पे यूज करोगे। अब एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो W माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा जेड अपॉन 1 माइनस जेड, ये क्या है, प्योरली रियल है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा, दैट मीन्स W माइनस W बार जेड अपॉन 1 माइनस जेड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल होना चाहिए, इसके बार के इक्वल होना चाहिए। समझे? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसे 2 का कंजुगेट 2 ही होता है, तो 2 एक प्योरली रियल नंबर है। ठीक है, ये कंजुगेट के प्रॉपर्टीज में बताया था। तो देखो W माइनस W बार जेड अपॉन 1 माइनस जेड इक्वल टू लिख सकता हूं, बार के प्रॉपर्टी से सेपरेट आउट करोगे तो W बार, अब माइनस W बार के बार क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, इंटू जेड का बार अपॉन हो जाएगा, 1 का बार 1 ही होगा, माइनस इसको लिख सकता हूं जेड का बार। इसको आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो W माइनस W बार जेड इंटू हो जाएगा 1 माइनस जेड बार, और ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस जेड और इंटू हो जाएगा W बार माइनस W, ठीक है, जेड बार हो जाएगा। और इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे आप। तो बताओ मल्टीप्लाई करें W से तो ये हो जाएगा W और माइनस W जेड बार हो जाएगा, और फिर माइनस W बार जेड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा W बार और जेड जेड बार हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वल टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो W बार माइनस W जेड बार, और फिर माइनस हो जाएगा जेड W बार, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा W जेड जेड बार हो जाएगा। ठीक है ना, यहां से कुछ टर्म आपस में बैलेंस हो जाएगा, जेड W बार और जेड W बार से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा, और यहां से देखोगे तो W जेड बार से W जेड बार बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे W और इस W बार को एक जगह ले आए, ठीक है ना, और प्लस, और इस टर्म में हम कॉमन ले सकते हैं जेड जेड बार कॉमन लेंगे तो W बार और इसको लेफ्ट साइड लाओगे तो माइनस W इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो W माइनस W बार इंटू, इसमें माइनस कॉमन ले जेड जेड बार, इसको लिख सकता हूँ W माइनस W बार, इससे क्या होगा, फैक्टराइज हो जाएगा, W माइनस W बार कॉमन ले सकते हैं, ये जगह 1 माइनस जेड जेड बार इक्वल टू 0। तो आइदर W माइनस W बार 0 होगा
और नहीं तो 1 माइनस जेड जेड बार 0 होगा। तो W यहाँ W बार इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जेड जेड बार जो है 1 के इक्वल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं मॉड जेड का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी से। तो मॉड जेड यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां से अगर ये हो गया तो W क्या हो जाएगा, प्योरली रियल हो जाएगा, प्योरली रियल, विच इज नॉट ट्रू, जो कि सही नहीं होगा। और समझे, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, क्योंकि प्योरली रियल नहीं हो सकता है W, क्योंकि बीटा जो है ना 0 के इक्वल नहीं है। तो ओमेगा क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। यहां से मॉड जेड का वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। तो इसका आंसर मॉड जेड इक्वल टू 1 होगा। एकदम आयुष सही है, डी ऑप्शन होगा। बहुत लोग जो है ना इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन टिक लगा के आ गया। मॉड जेड 1 तो लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में इटसेल्फ लिखा हुआ है कि जेड 1 नहीं होना चाहिए। तो मॉड जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1 पे भी क्या होगा, मॉड जेड का वैल्यू 1 होगा। इसलिए इसका आंसर डी ऑप्शन होगा, जेड 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इटसेल्फ क्वेश्चंस में लिखा हुआ जेड 1 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जेड 1 हो गया तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चंस का लेने का पर्पस यही था कि क्विकली अगर आंसर आपका ए ऑप्शंस आता है तो क्रॉस चेक कि कहीं ए ऑप्शंस के अलावा और भी तो आंसर्स हो सकता है क्या। ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन इस पर देखते हैं हम लोग। तो रब करते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जैसे द लोकस ऑफ जेड which lies in shaded region excluding the boundaries, ठीक है, excluding the boundaries is best representation या best represented by, और ये ग्राफ इसका, यहाँ पे मैं ग्राफ दिया हुआ था और पूछ रहा था एबीसीडी ऑप्शंस में इसका आंसर क्या होगा। ये पॉइंट है -1,0, ठीक है, ये 1,0 था, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये पॉइंट सी है। तो बी का कोऑर्डिनेट था -1 प्लस √2, और सी का कोऑर्डिनेट है आपको -1 प्लस √2, -√2 था, ठीक है ना, सी का कोऑर्डिनेट। तो ये रीजन बोले किसके इक्वल होगा, जैसे ये रीजन, ये रीजन फाइंड आउट करना था। अच्छा, इसका आर्गुमेंट ऑफ z+1 दिया गया था, ये इक्वल है -π/4 के, और इस लाइन का जो आर्गुमेंट दिया गया था वो z+1 का आर्गुमेंट दिया गया था 4 के इक्वल। तो 4 ऑप्शंस लिखा था, इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा। z इज सच दैट z+1 का मॉड वैल्यू >2 होगा, एंड आर्गुमेंट ऑफ z+1 का मॉड वैल्यू <π/, ये ऑप्शन बी ऑप्शन में दे रहा है कि जेड इज सच दैट z-1 का मॉड वैल्यू >2 एंड आर्गुमेंट ऑफ z-1 का मॉड वैल्यू <π/4। सी ऑप्शन में था z इज सच दैट z+1 का मॉड वैल्यू <2 एंड आर्गुमेंट ऑफ z+1 का मॉड वैल्यू, ये बोला है <π/2 है। और डी ऑप्शन में था कि z इज सच दैट z-1 का मॉड वैल्यू,
ठीक है, जेड माइनस वन का मॉड वैल्यू लेस देन 2 है, एंड और दे रहा था कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस वन का मॉड वैल्यू लेस देन पाई बाय 2 है। तो जो ये शेडेड रीजन है, बताना है एबीसीडी ऑप्शंस में बेस्ट कौन से ऑप्शंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्वेश्चंस जो है आपको 2005 में आया था आईआईटी जेईई स्क्रीनिंग में, ठीक है। तो बोला लोकस ऑफ जेड विच लाइज इन द शेडेड रीजन एक्सक्लूडिंग द बाउंड्रीज इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। इस लाइन का आर्गुमेंट माइनस पाई बाय 4 है, जेड प्लस वन का आर्गुमेंट, और इस लाइन का आर्गुमेंट जेड प्लस वन इक्वल टू पाई बाय 4 है। और ये एक सर्किल है, सर्कुलर आर्क है, हाफ सर्किल दिया गया है, ठीक है, जिसका सेंटर ऑब्वियसली -1, 0 होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट दिया था, और ये वाला पार्ट जो है ना बेसिकली शेडेड है, ये पूरा पार्ट नहीं है, शेडेड दिया गया था। ये बाहर वाला शेडेड रीजन बोल रहा है कि कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। क्या लगता है आयुष, इसका आंसर होना चाहिए? तो इस सर्किल का सेंटर -1, 0, रेडियस क्लियरली विजिबल है। इसका रेडियस जो है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो ये 2 आएगा। तो इसका रेडियस आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से क्लियरली दिख रहा है कि 2 आएगा, क्योंकि ये 1, 0 है और ये -1, 0 है, तो इसके बीच का डिस्टेंस 2 आएगा। तो ये बाहर है, तो ये कंफर्म है कि जेड प्लस वन का मॉड वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा, क्योंकि जेड इसको लिख सकता है -1 का मॉड वैल्यू ग्रेटर देन 2। इसका जो लोकस होगा, लोकस ऑफ जेड लाइज outside the circle whose center is -1, 0 and radius, ठीक है, and radius is 2। बात समझे? इसका मतलब ये होगा, मतलब ये सर्किल के आउटर पार्ट लाई करेगा। और अगर देखोगे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस वन का मॉड वैल्यू लेस देन पाई बाय 4 है, तो आर्गुमेंट क्या होता है? रियल होता है। तो रियल का प्रॉपर्टी यूज करोगे, अगर मॉड हटाते हो, अगर इसको मॉड हटाओगे तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा? -पाई/4 से +पाई/4 लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? जेड माइनस और -1 ये लाई करेगा पाई/4 से -पाई/4। इसका मतलब क्या होगा कि -1 जेड माइनस जेड नॉट का वैल्यू यहाँ पे -1 है। सो जेड नॉट का वैल्यू यहाँ पे -1 है, जिसको लिख सकते हैं -1, 0। मतलब आप बोल सकते हो -1, 0 से रे निकल रहा होगा, जो आर्गुमेंट पाई/4 बना रहा होगा, -पाई/4। ये आर्गुमेंट -पाई/4 होगा लाइन, और ये बेसिकली आर्गुमेंट पाई/4 होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन नहीं था, ये भी डॉटेड लाइन था, क्योंकि इक्वल का साइन यहां नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस में ना डॉटेड लाइन दिया था, ये डार्क सर्किल डॉटेड लाइन था। तो ऑब्वियसली इसका जो लोकस होगा, इसका जो रेज होगा, एक पाई/4 होगा और -पाई/4। तो ये पाई/4 हो गया और ये -पाई/4 हो गया, तो इसके बीच में लाई करना चाहिए। इसका लोकस इस दोनों के बीच में लाई करेगा। अब एक बात बताओ, सर्किल बोल रहा है बाहर होना चाहिए और ये बोल रहा है कि इसके बीच में होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये नहीं होगा जो सेड किया हो। तो क्लियरली इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको ए ऑप्शन हो जाएगा। बात समझे? इसका सेंटर 1, 0 है, सर्किल का सेंटर यहाँ -1, 0 है, तो बी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा। और इसका सेंटर जोड़ -1, 0 आ रहा है, लेकिन लेसर देन 2 है, तो ये बोल रहा है सर्किल के अंदर होना चाहिए, तो शेडेड तो सर्किल के बाहर है, इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि सेंटर इसका 1, 0 है। समझे? तो चलो इसका मैं टिक ले लेता हूं, इसमें किसी को डॉट हो तो पॉइंट आउट करो।
देखो इस क्वेश्चन को, द लोकस ऑफ जेड which lies in shaded region is best represented by और ये डायग्राम दिया गया है। ठीक है, ये 1 है, ये माइनस आइटा है, और ये आइटा है, और ये शेडेड है, ये वाला पोर्शन शेडेड है। तो बताओ, ए ऑप्शन में दे रहा है कि मॉड जेड जो है लेस देन इक्वल टू 1 है, और आर्गुमेंट जो है जेड वो -π/2 से +π/2 है। बी ऑप्शन में दे रहा है कि मॉड जेड इक्वल टू 1 होना चाहिए, और आर्गुमेंट ऑफ जेड -π/2 से 0 होना चाहिए। सी ऑप्शन में बोला है कि मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और आर्गुमेंट ऑफ जेड 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। और डी ऑप्शन में दे रहा है कि मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 है, और आर्गुमेंट इसका π/2 से, ठीक है, पाई के इक्वल है। मॉड जेड देन इक्वल टू 1, आर्गुमेंट -π/2 से +π/2, मॉड जेड 1, आर्गुमेंट -π/2 से 0, मॉड जेड ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, और आर्गुमेंट ऑफ जेड 0 से π/2, और मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1, और आर्गुमेंट दे रहा है π/2 से पाई। क्या होगा इसका आंसर? ये शेडेड है, ये आइटा है, ये माइनस आइटा, ये 1 है, ऑब्वियसली ये -1 है। तो बोला है शेडेड रीजन कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा? क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए भूषण? ये पता चल रहा है। देखो, अगर ए ऑप्शन को एनालाइज करें तो मॉड जेड इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा? लोकस ऑफ जेड जो होगा लाइज ऑन और इनसाइड द सर्किल, ठीक है, विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस इसका क्या होना चाहिए? 1। तो क्लियरली ये बेसिकली रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मॉड जेड इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये 1,0 है, ये 0,-1 है, और ये 1,0 दिया गया है। तो ऑब्वियसली ये जो रिप्रेजेंट करेगा मॉड जेड इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अंडर शेडेड है तो मतलब लेसर या इक्वल हो सकता है। और आर्गुमेंट ऑब्वियसली इस लाइन का आर्गुमेंट π/2 होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस का, और इसका आर्गुमेंट क्या होगा? -π/2 होगा। तो जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है, यहीं से हम लोग निकालते हैं ना आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा, इस लाइन का जो आर्गुमेंट होगा π/2 हो जाएगा, और निगेटिव वाई एक्सिस का आर्गुमेंट जो होगा -π/2 होगा। यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड वैरी करेगा -π/2 से +π/2। ठीक है ना? तो इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। एकदम सही है आयुष, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। अच्छा बताओ, इसका आंसर क्या लिखोगे? द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय रियल पार्ट ऑफ z² इक्वल टू 4 इज, मान लो ए ऑप्शन में दे रहा है पैराबोला, इलिप्स, सी ऑप्शन में दे रहा है सर्किल, ठीक है, और डी ऑप्शन में दे रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, डी ऑप्शन में। तो जब भी आपको लोकस निकालने के लिए दे, तो जब भी आपको लोकस फाइंड आउट करना हो तो हमेशा क्या करोगे?
जेड का जो है ना वैल्यू एक्स प्लस आइटा पुट करोगे, यानी कार्टेशियन फॉर्म में ही ऑलवेज पुट करोगे। लोकस फाइंडिंग पे मैंने अभी तक क्वेश्चंस नहीं लिया हो, तो जब भी लोकस अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या करोगे, जेड को आप पुट करोगे एक्स प्लस आइटा वाई, तो एज्यूम कर लोगे जेड को एक्स प्लस आइटा वाई, इसका जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अगर होल स्क्वायर कर देते हो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब प्लस 2ab, ठीक है ना, ये हो जाएगा। आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, पुट कर दोगे ये हो जाएगा 2xy आइटा। इस जेड स्क्वायर का क्लियरली रियल पार्ट क्या होगा, इसका रियल पार्ट जो होगा जेड स्क्वायर का, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा, और रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर क्वेश्चंस में दिया गया है 4 के इक्वल, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। आगे चल के बताऊंगा कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को डिनोट करता है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ए बी अगर इक्वल हो तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को डिनोट करता है, इसका आंसर जो है ना डी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चंस मैं यहाँ पे और लिख रहा हूं इसी टाइप का, जैसे बोला है द इनइक्वालिटीज z माइनस 4 का मॉड वैल्यू लेसर है z माइनस 2 का मॉड वैल्यू, ये बोल रहा है किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, रिप्रेजेंट्स, ये ऑप्शन में बोला है कि रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 0 होगा, बी ऑप्शन में बोला है कि रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 होगा, सी ऑप्शन में दे रहा है कि रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 2 होगा, और डी ऑप्शन में बोला है कि रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 3 होगा। सो द इनइक्वालिटी z माइनस 4 का मॉड वैल्यू लेसर देन है z माइनस 2 का मॉड वैल्यू, तो बोला ये बेस रिप्रेजेंट किसको करेगा, रियल पार्ट ऑफ z लेसर होगा कि ग्रेटर होगा, कि ग्रेटर 2 होगा कि ग्रेटर 3 होगा। तो चलो मैं इसका पिक लेता हूं और बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर, डी ऑप्शन बोल रहा है। डी ऑप्शन होगा। जैसे थर्ड का अगर सॉल्यूशंस निकालोगे तो दोनों तरफ क्या करोगे, प्रॉपर्टी से बनाओ, बेटर है स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, मॉड हटाने का यही तरीका है, स्क्वायर करके हटाओगे, और फिर मॉड के प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं जेड माइनस 4 इंटू जेड माइनस 4 का बार, ये लेसर हो जाएगा जेड माइनस 2 इंटू जेड माइनस 2 का बार, ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं जेड माइनस 4 इंटू जेड बार माइनस 4 का बार क्या होगा, 4 ही होगा, और जेड माइनस 2 इंटू बार के प्रॉपर्टी से जेड बार और माइनस 2 का बार क्या होगा, 2 के इक्वल होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो जेड जेड बार और माइनस 4 जेड और माइनस 4 जेड बार, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, तो जेड जेड बार और माइनस हो जाएगा 2 जेड और माइनस हो जाएगा 2 जेड बार, और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो जेड जेड बार से जेड जेड बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर इधर लाते हो तो माइनस 4 जेड और माइनस माइनस प्लस 2 जेड, तो माइनस 2 जेड हो जाएगा, और माइनस 4 जेड बार इसको इधर लाते हो तो प्लस 2 जेड बार, तो ये माइनस 2 जेड बार हो जाएगा, ये लेसर होगा 4 माइनस 16, तो 4 माइनस 16 माइनस 12 हो जाएगा। अगर माइनस 2 से डिवाइड कर दो तो जेड जेड बार क्या होगा, इनइक्वालिटी पलट जाएगा, 6 हो जाएगा, ग्रेटर देन 6, तो इसमें 2 से दोनों तरफ क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है ना, तो 3 हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं, जेड प्लस जेड बार बाय 2 ही रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, एकदम सही है, इसका आंसर डी ऑप्शन होगा, ठीक है ना, तो डी इसका आंसर होगा। तो चलो देखते हैं इस पे कुछ और क्वेश्चन हो, इसको रब करते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कवर अप नहीं हुआ है तो वो ये करवाऊंगा आपको इसके बाद, कॉम्प्लेक्स के बाद, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये भी देखो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, जैसे फोर्थ z1 प्लस z2 का मॉड का होल स्क्वायर है मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, तो बोल रहा है कि देन कौन सा करेक्ट होगा, ए ऑप्शन में बोला है कि z1 बाय z2 क्या ये प्योरली रियल होगा, ठीक है, बी ऑप्शन में है कि z1 बाय z2 इज प्योरली इमेजिनरी, सी ऑप्शन में दे रहा है कि z1 z2 बार
और प्लस Z2 Z1 बार, क्या ये 0 के इक्वल होगा? और डी ऑप्शन में है कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 बाई Z2 मे बी इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? एक से ज्यादा सही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हूं, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है इसका आंसर। तो Z1 प्लस Z2 का होल मॉड का स्क्वायर इक्वल है मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। तो ए ऑप्शन में बोला है Z1 बाय Z2 प्योरली रियल है, बी ऑप्शन में Z1 बाय Z2 प्योरली इमेजिनरी है, और Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार 0 है, और एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 बाय Z2, ठीक है, एम्पलीट्यूड मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट को ही हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 बाय Z2 मे बी इक्वल टू पाई बाय 2। कैसे बनाओगे इसको? देखो, Z1 प्लस Z2 का मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया है मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। अब देखो मॉड की प्रॉपर्टी से इसको लिख सकता है Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का बार, ये इक्वल हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। तो Z1 प्लस Z2, और इसको मैं लिख सकता हूँ Z1 बार अब प्लस Z2 का बार इक्वल टू ये हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? Z1 बार हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करोगे तो Z1 Z2 बार हो जाएगा प्लस, और फिर Z2 को Z1 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Z2 बार, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा Z1 Z2 बार, और प्लस हो जाएगा Z2 Z1 बार, और प्लस ये मॉड Z2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही इक्वल दिया गया मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर के। बात समझे? ये तो एक चीज रहेगा यहाँ पे भी। इससे क्या होगा कि मॉड Z1 स्क्वायर से मॉड Z1 स्क्वायर कट जाएगा, और मॉड Z2 स्क्वायर से मॉड Z2 स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ से Z1 Z2 बार और प्लस Z2 Z1 बार का सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इससे तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन एक से ज्यादा सही है। आयुष एकदम सही, ABCD चारों ऑप्शंस बोल रहा है। देखते हैं चारों ऑप्शंस होगा कि नहीं होगा। सी तो एकदम होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Z1 Z2 बार, इसको मैं लिख सकता हूं Z2 बार का Z1, इसको लिख सकते हैं ना Z1 Z2 बार का होल बार। ये होगा Z1 Z2 बार और Z1 और Z2 के बार का होल बार, क्योंकि Z1 का बार क्या होगा? Z1 बार होगा, और Z2 के बार का बार Z2 हो जाएगा। तो Z2 Z1 बार को इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, मतलब Z1 Z2 बार को अगर Z मान लें ये Z बार हो जाएगा, ठीक है। इसका सम 0 दिया गया है। या आप ये काम कर सकते हो कि एक काम करो, इसको राइट साइड शिफ्ट कर दो, Z1 Z2 बार इक्वल टू लिख दो माइनस Z2 Z1 बार, और इसमें क्या करो Z2 से डिवाइड कर दो, तो Z1 Z2 इक्वल टू लिख सकता हूं माइनस Z1 बार बाय Z2 बार, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा? Z1 Z बाय Z2, अब प्लस लिख सकते हो, इसको लेफ्ट साइड ले आओ, तो Z1 बाय Z2 का होल बार लिख सकता हूं प्रॉपर्टी से, इसका सम क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो Z1 बाय Z2 और Z1 बाय Z2, ठीक है, इंडिविजुअल का बार था तो मैंने होल का बार लगा दिया, प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। और वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कंजुगेट का सम 0 दिया गया है। दैट मीन्स क्या होगा कि इसका रियल पार्ट जो होगा सम 0 है, दैट मीन्स इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? Z प्लस Z बार 0 है, यानी X 0 हो जाएगा, यानी प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। यानी इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा Z1 बाय Z2 0 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस आइटा y और x माइनस आइटा y, तो यानी यहां से x जो है ना 0 हो जाएगा। x 0 हो गया, यानी ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होगा कि इसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा, यानी Z1 बाय Z2 का रियल पार्ट आपको 0 हो जाएगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा? अगर प्योरली इमेजिनरी है, दैट मींस यहां से प्रूफ हो रहा है कि Z1 बाय Z2 जो होगा ये प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है ना। तो Z1 इसका आर्गुमेंट क्या होगा? अगर प्योरली इमेजिनरी है तो आइटा y के फॉर्म में होगा, तो आइटा y के फॉर्म में होगा, तो इसका आर्गुमेंट क्या हो सकता है? प्लस माइनस पाई बाय 2 हो सकता है, या तो प्योरली पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई करेगा या प्योरली नेगेटिव y एक्सिस पे लाई करेगा।
तो एबीसीडी जो है ना आयुष एकदम नहीं होगा, इसका बी ऑप्शन होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। और प्योरली इमेजिनरी का ही एम्पलीट्यूड जो आर्गुमेंट होता है या तो π/2 हो सकता है या नहीं तो -π/2 हो सकता है। तो मे भी लिखा है तो ऑब्वियसली हो सकता है π/2 हो सकता है। ऑलवेज लिखता तब गलत हो जाता डी ऑप्शन। तो इसका आंसर जो है ना बीसीडी होगा, प्योरली रियल नहीं होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1/Z2 प्योरली इमेजिनरी होगा, क्योंकि Z1/Z2 को Z मानते हो तो ये Z प्लस Z बार इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स इसका रियल पार्ट 0 होगा। क्यों होगा रियल पार्ट 0? क्योंकि Z1/Z2 को अगर आप x प्लस आइटा y मानते हो तो बताओ Z1/Z2 बार क्या हो जाएगा? ये x माइनस आइटा y हो जाएगा। इसी को जब ऐड करोगे तो इसका सम 0 दिया गया, तो ये 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू नहीं हो जाएगा 0। x 0 का मतलब ये होगा कि इसका रियल पार्ट Z1/Z2 का 0 है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका आर्गुमेंट यानी एम्पलीट्यूड क्या होगा? +-π/2 हो सकता है। अगर पॉजिटिव एक्सिस पे है तो आर्गुमेंट π/2 होगा, और अगर निगेटिव एक्सिस पे है तो आर्गुमेंट -π/2 होगा। ठीक है भूषण, समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉम्प्लेक्स नंबर रब करें। चलो ओके। दिस इसका बताओ, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन the number of solutions of the system of equation real part of z square equal to 0 है and mod of z equal to 2 है। is क्या होगा? ए ऑप्शन में बोल रहा है 4 होगा, 3 होगा, कितना कि 1 होगा। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? और सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं, z इक्वल टू दे रहा है कि 3 + 7 आइटा इंटू प्लस 2 दिया गया है कि PQ जो है बिलोंग इंटीजर है 0 को छोड़। बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है। तो बोल रहा है कि देन मिनिमम वैल्यू ऑफ mod z स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन में बोल रहा है 0 के इक्वल होगा, बी ऑप्शन में 58 के इक्वल होगा, सी ऑप्शन में 364/3 हो जाएगा, और डी ऑप्शन में बोल रहा है 364 के इक्वल होगा। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर 0 है और mod z इक्वल टू 2 है। दो इक्वेशन है, एक सर्किल है और रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर 0 के इक्वल है। कैसे फाइंड आउट करोगे? जब भी इक्वेशन सॉल्विंग हो या लोकस फाइंडिंग हो, हमेशा पुट z इक्वल टू x प्लस आइटा y। ठीक है ना? तो अभी जस्ट मैं z स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा? x प्लस आइटा y का होल स्क्वायर। अभी जस्ट मैं फाइंड आउट किया था x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy आइटा आएगा, और इसमें दिया गया कि इसका रियल पार्ट जो है ना z स्क्वायर 0 है। तो बताओ इस z स्क्वायर का रियल पार्ट ये होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और इसका इमेजिनरी पार्ट 2xy होगा। इसका रियल पार्ट जो है ना 0 है, यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, यहाँ से y इक्वल टू जो है ना प्लस माइनस x आएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो लाइन आएगा, एक y इक्वल टू x आएगा, दूसरा y इक्वल टू माइनस x। और दूसरा इक्वेशन दिया है mod z इक्वल टू 1, तो इसमें पुट कर दोगे तो x प्लस आइटा का मॉड इक्वल टू 2, यानी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। यानी एक सर्किल है जिसका सेंटर जो है ना ऑरिजिन है,
और रेडियस इसका 2 यूनिट है, ठीक है। एक सर्किल है और दो लाइन है, एक लाइन y इक्वल टू एक्स है, ये लाइन y इक्वल टू एक्स है, और दूसरा लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स है, ये दूसरा लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स है। क्या लगता है सॉल्व करें कि डायरेक्टली लिख दें? ये दोनों कर्व कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? y इक्वल टू एक्स 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस सर्किल को, और y इक्वल टू माइनस एक्स भी क्या कर रहा है? इस सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो टोटल कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? 4 आएंगे। समझे? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एकदम सही है भूषण, 4 होगा। हाँ एकदम सही है, 3364 होगा, डी इसका आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन जो ना मेंस में आ चुका है। क्या करोगे? इसको पहले मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3p और प्लस हो जाएगा 3q आइटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7p आइटा, और ये आइटा स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, तो माइनस 7q लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3p माइनस 7q और प्लस हो जाएगा 3q प्लस 7p आइटा। इसको मैंने x प्लस आइटा y के फॉर्म में चेंज कर लिया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी तभी होगा जब इसका रियल पार्ट को क्या करोगे? 0 कर दोगे, ठीक है ना। यहां से 3p इक्वल टू हो जाएगा 7q। अब यहां से लॉजिक ये सोचना था कि इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो pq इंटीजर है। क्या लगता है pq क्या वैल्यू ले जो इस रिलेशन को होल्ड करे, लेकिन इंटीजर होना चाहिए। तो लॉजिक तो यही कहता है कि p का वैल्यू 7 ले लेंगे और q का वैल्यू p का वैल्यू 7 ले लेंगे और q का वैल्यू जो है ना आपको 3 ले लेंगे। ये रिलेशन होल्ड कर जाएगा। वैसे बहुत सारे वैल्यू पे होल्ड करेगा, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू होगा ये होगा, क्योंकि p 7 लोगे तो ये 21 हो जाएगा और q 3 लोगे तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। तो 21 इक्वल टू 21, यानी p 7 ले और q 3 लेंगे तो 3p इक्वल टू 7q आ जाएगा। तो pq का मिनिमम वैल्यू 7 3 लेंगे, क्योंकि pq लिखा हुआ है कि इंटीजर्स है। तो बताओ इसका z क्या आ जाएगा? ये तो 0 ही हो गया, ये 3q और प्लस 7p इंटू आइटा आ जाएगा। इसका मॉड वैल्यू क्या होगा? इसका मॉड वैल्यू हो जाएगा 3q और प्लस 7p का मॉड वैल्यू। इसमें पुट कर दोगे तो 3 इंटू q का वैल्यू 3 है और प्लस 7 इसका वैल्यू 7 है का मॉड वैल्यू, तो ये 9 प्लस और 49 हो जाएगा, ठीक है मॉड वैल्यू। ये हो जाएगा 58 और इसका स्क्वायर करना है, मॉड z का स्क्वायर चाहिए। तो 58 का होल स्क्वायर जो है ना एकदम सही है कि 3364 के इक्वल होगा। इसका आंसर जो है ना डी ऑप्शन होगा, एकदम सही है, करेक्ट है। तो चलो इसका टिक लेता हूं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस इस पे। ठीक है ना भूषण, रब करते हैं इसको। अच्छा एक बात बताओ, जब भी मॉडुलस, ये क्वेश्चंस क्या होना चाहिए इसका आंसर? बहुत ही प्योर बेसिक होगा। इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, if z is complex number such that mod z equal to 4 है and argument of z जो है वो दिया गया आपको 5 पावर 6 है, तो बोल रहा है कि z किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन में दे रहा हूं कि -2√3 प्लस 2 आइटा होगा, बी ऑप्शन में 2√3 प्लस आइटा होगा, सी ऑप्शन में दे रहा हूं कि 2√3 माइनस 2 आइटा होगा, और डी ऑप्शन में दे रहा हूं कि -√3 प्लस आइटा होगा। क्या इसका आंसर होना चाहिए? बोल रहा है कि z कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड वैल्यू और आर्गुमेंट वैल्यू दिया गया, मॉड वैल्यू 4 है और आर्गुमेंट वैल्यू 5 पावर 6 है। तो बोल रहा है z क्या होगा? मैं बता रहा था आपको कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट और मॉडुलस दिया गया हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो z का वैल्यू जो निकालोगे, कैसे निकालोगे? z इक्वल टू क्या होता है पोलर फॉर्म में? cos थीटा प्लस मॉड z इनटू cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। तो मॉड वैल्यू ये 4 है और cos थीटा का वैल्यू यानी थीटा ही होता है ना, ये आर्गुमेंट 5 पावर 6 हो जाएगा प्लस आइटा साइन ऑफ 5 पावर 6। इसमें पुट करके निकाल सकते हो।
cos 5 पाई बाय 6 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 6, और sin पाई बाय 6 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है ना। और ट्रिगो के एलाइड एंगल से cos पाई और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहां से cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, और आइटा साइन 30 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -√3 प्लस आइटा हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2√3 अब प्लस हो जाएगा 2 आइटा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना ये ऑप्शन होगा, एकदम सही है आयुष, ऑप्शन होगा। चलो कुछ क्वेश्चन जो है ना छूट गया था आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज पे, वो मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट पे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ आर्गुमेंट ऑफ z अगर 100 डिग्री के इक्वल है, देन फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट of z to the power 50। कैसे निकालोगे इसको? आर्गुमेंट ऑफ z जो है 100 डिग्री है, तो बोल रहा है z के पावर 50 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा। तो देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आर्गुमेंट ऑफ मुझे फाइंड आउट करना है z के पावर 50, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। तो पहले मैं आर्गुमेंट निकाल लेता हूं, और मैं बताया था आर्गुमेंट लॉग के प्रॉपर्टीज को क्या करता है, फॉलो करता है। इसको मैं लिख सकता हूं 50 इंटू आर्गुमेंट ऑफ z अब प्लस 2n पाई लिख सकता हूं, अपने साइड से 2n पाई ऐड कर देंगे, और 50 इंटू आर्गुमेंट ऑफ z दिया गया 100 डिग्री, अब प्लस इसको लिख सकता हूं 360 डिग्री इंटू n, पाई की जगह 180 पुट कर दिया हूं। ये हो जाएगा 5000 और प्लस 360 डिग्री इंटू n। अब n का वैल्यू पुट करोगे 0 1 2 3 4 5 6, तो ये आर्गुमेंट आते चला जाएगा। लेकिन इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? क्या करोगे, 5000 को 360 से डिवाइड करो। तो 360 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 360 0, ठीक है। 140 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 14 नहीं 1440, यानी n का वैल्यू अगर -14 ले तो ये माइनस पाई से पाई के बीच में आ सकता है। यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट जब भी निकालना हो z के पावर 50 के, तो क्या करोगे 5000 और प्लस 360 और इंटू n का वैल्यू क्या पुट कर दोगे -14। बात समझे? n का वो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं जिससे कि ये वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में आ जाए। तो 5000 और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 5040 आएगा, ये वैल्यू क्या आएगा -40 डिग्री आ जाएगा। यही इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट एक यूनिक वैल्यू होता है, ठीक है ना। इसी में आप आर्गुमेंट अगर निकालना हो तो z के पावर 50 में आप क्या करो 2n पाई ऐड कर सकते हो, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। बात समझे? 360 डिग्री इंटू n -40 डिग्री, या आप इसमें भी 2n पाई ऐड कर सकते हो। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट -40 डिग्री हो जाएगा, आर्गुमेंट ये होगा। तो आर्गुमेंट इस फॉर्मेट में लिखो या इस फॉर्मेट में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। -40 डिग्री अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है तो उसी में 2n पाई ऐड कर दोगे तो आर्गुमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। आयुष भूषण कमेंट करो, प्रॉपर्टीज मैं यूज कर रहा हूं आर्गुमेंट का। तो 2n पाई ऐड करोगे तो ये फॉर्मूला हमेशा आर्गुमेंट देगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए n का वैल्यू चूज करना पड़ेगा जिससे कि ये वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में आ जाए। तो n जब -14 लोगे ना तो सब्ट्रैक्ट होगा। अगर ये निगेटिव रहता तो n का पॉजिटिव वैल्यू ऐसा पुट करते जिससे ये वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में आ जाए। तो देखो कुछ और क्वेश्चन इस पे देखते हैं हम लोग। जैसे z इक्वल टू 8 प्लस आइटा इंटू 7 प्लस आइटा अपॉन 5 माइनस आइटा,
और टू दी पावर जो है ना 6 है। तो फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या होगा। जब भी हम एम्पलीट्यूड लिखेंगे दैट मीन्स प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। तो कैसे इसका फाइंड आउट करोगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट, 8 प्लस आइटा इंटू 7 प्लस आइटा अपॉन 5 माइनस आइटा टू दी पावर 6 है। तो बेटर ये होगा कि इसमें आप क्या करो, प्रॉपर्टी से भी बना सकते हो या विदाउट प्रॉपर्टी से भी बना सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे ये 56 हो जाएगा, प्लस 8 आएगा और प्लस 7 आएगा और आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा अपॉन 5 माइनस आइटा और टू दी पावर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 56 माइनस 1 55 और प्लस हो जाएगा ये 15 आइटा अपॉन 5 माइनस आइटा, ठीक है ना, टू दी पावर 6 हो जाएगा। तो 5 अगर इसमें कॉमन ले लोगे तो 5 बाहर जो आएगा तो 5 टू दी पावर 6 बन के आएगा। तो ये 11 प्लस 3 आइटा हो जाएगा। बात समझे, इसके कंजुगेट से 5 प्लस आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना, इसके पावर के अंदर ही। 5 अगर कॉमन लोगे तो पावर लेते हुए कॉमन आएगा, तो पावर 6 कॉमन आ जाएगा। 5 कॉमन लोगे तो यहाँ 11 बच जाएगा और यहाँ पे 3 और फिर 5 माइनस आइटा के कंजुगेट से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो बताओ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 55 अब प्लस हो जाएगा 11 आइटा अब प्लस हो जाएगा 15 आइटा और 3 आइटा स्क्वायर को लिख सकते हैं -3 और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी 25 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, टू दी पावर 6। तो 5 टू दी पावर 6 55 और -3 ये 53 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 26 आइटा और अपॉन हो जाएगा 26, ठीक है, टू दी पावर 6। बात समझे, इसका फाइंड आउट करना है आर्गुमेंट। तो 5 टू दी पावर 6 इसको लिख सकता हूं z इक्वल टू 5 टू दी पावर 6 इंटू 53 अपॉन 26 अब प्लस 26 से 26 कट जाएगा तो आइटा टू दी पावर 6 हो जाएगा। अब इसका अगर आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू लिख सकता हूं आर्गुमेंट ऑफ 5 टू दी पावर 5 से इवन मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको एक स्टेप मैं और लिख देता हूं, 5 से मल्टीप्लाई करोगे इसको लिख सकता हूं 53 इंटू 5 अपॉन 26 अब प्लस हो जाएगा 5 आइटा टू दी पावर 6, ठीक है ना। 5 टू दी पावर सेम है तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। तो बताओ इसका आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा इसको लिख सकता हूं आर्गुमेंट ऑफ 53 इंटू 5 बाई 26 अब प्लस 5 आइटा टू दी पावर 6 और आर्गुमेंट क्योंकि लॉग के प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो 6 इंटू क्या लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ 53 इंटू 5 बाई 26 प्लस 5 आएगा। और इसका आर्गुमेंट क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू जो होता है y बाई x होता है, तो y का वैल्यू 5 है, ठीक है ना, और x का वैल्यू जो है वो 53 इंटू 5 बाई 26 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से tan थीटा जो आ जाएगा 5 से 5 कट जाएगा तो 26 बाई 53 हो जाएगा। यहाँ से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 26 बाई 53, ठीक है ना। इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक्स वाई पॉजिटिव है, यहाँ जो आर्गुमेंट हो जाएगा वो थीटा ही हो जाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर सेकंड में रहता तो आर्गुमेंट माइनस पाई प्लस थीटा लिखते, थर्ड क्वाड्रेंट में रहता पाई माइनस थीटा लिखते, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में रहता तो माइनस पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता तो माइनस थीटा, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो यही प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा थीटा ही। तो ये tan इनवर्स ऑफ 26 बाई 53 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा 6 इंटू tan इनवर्स ऑफ 26 बाय 53। क्या ये कोई कैलकुलेशंस गलत तो नहीं किया ना, 55 में 3 घटाओगे तो ये सॉरी ये 52 होगा यार, 53 नहीं होगा 52 होगा, ये 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है ना, 52 ये वैल्यू जो है ना 52 हो जाएगा। यानी फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 6 tan इनवर्स ऑफ 1/2 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 145 होता है, ये 45 से छोटा ही होगा, ठीक है ना, और 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है, हाफ जो होता है ना 30 से ही छोटा होगा क्योंकि 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है, ये 0.5 है, 1/√3 0.5 से ज्यादा होता है तो ये 60 से छोटा होगा, ठीक है, तो ये 180 से छोटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स हाफ का जो वैल्यू होगा ना वो आपको π/6 से छोटा ही आएगा।
ये ऑलरेडी 0 से पाई के बीच में आ जाएगा, तो ये एम्पलीट्यूड ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो आर्गुमेंट निकाला है ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इसमें अगर 2n पाई ऐड कर दोगे तो वो बेसिकली आर्गुमेंट आ जाएगा। तो आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड में यही अंतर होगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट वैल्यू होगा आर्गुमेंट, लेकिन जो एम्पलीट्यूड होगा एक यूनिक वैल्यू होगा। तो यहाँ n 0 पुट कर दोगे तो ये वैल्यू ऑलरेडी 0 से 180 के बीच में ही आएगा, ठीक है ना। समझे? इसमें कहीं डॉट हो तो पॉइंट आउट करो। चलो ये क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, a प्लस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आइटा, ये इक्वल है p प्लस आइटा क्यू के। तो बोल रहा है कि सो दैट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल। इसको मुझे प्रूफ करना है कि a प्लस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आइटा इक्वल टू p प्लस आइटा क्यू के इक्वल है। तो मुझे प्रूफ करना है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1। तो जब भी आइटा से फ्री फ्रॉम आपको कोई भी रिलेशन प्रूफ करने के लिए देता है तो सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड होगा कि क्या करोगे, दोनों साइड मॉड ले लो, क्योंकि दोनों दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है जिसका मॉडुलस वैल्यू भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a माइनस आइटा का मॉड वैल्यू ये इक्वल होगा p प्लस आइटा क्यू का मॉड वैल्यू। और मॉड के प्रॉपर्टी से इसको लिख सकता हूँ a प्लस आइटा का मॉड वैल्यू का होल स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा 2a माइनस आइटा का मॉड वैल्यू, और ये जगह p प्लस आइटा क्यू का मॉड वैल्यू, ठीक है ना। तो a प्लस आइटा का मॉड वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, और अपॉन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका आइटा का मॉड वैल्यू हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो रूट दोनों तरफ से हट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। समझे? दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। और मॉड वैल्यू क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, यहाँ इमेजिनरी पार्ट 1 है तो 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, और होल स्क्वायर तो पहले से ही है, ठीक है ना भूषण आयुष, समझे ये वाला पार्ट। तो जब भी आपको फ्री फ्रॉम आइटा कोई भी रिलेशन प्रूफ करने के लिए देता है तो बेटर है कि दोनों तरफ मॉड लेकर के हम लोग प्रूफ कर सकते हैं उसको। तो चलो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इसको बनाओगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं कि फाइंड मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड, फाइंड मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल टू cos ऑफ पाई बाय 3 और माइनस आइटा साइन ऑफ पाई बाय 3 into 1 plus iota root 3 to the power 7 और अपॉन आइटा के पावर 5। इसका मुझे फाइंड आउट करना है मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड। ध्यान रखना है एम्पलीट्यूड लिख रहा हूं दैट मींस इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं सेकंड कि इफ आर्गुमेंट ऑफ z पाई बाय 4 है एंड z प्लस 3 माइनस आइटा का मॉड वैल्यू 4 के इक्वल है, तो बताना है कि z का वैल्यू क्या होगा, फाइंड z, ठीक है ना। देखो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, अगर इफ रूट 3 प्लस आइटा टू दी पावर 100 ये इक्वल है टू दी पावर 99 इंटू ए प्लस आइटा बी, तो बोल रहा है कि देन फाइंड, फर्स्ट में निकालना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, और सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट करना है कि बी का वैल्यू किसके इक्वल होगा, ठीक है।
जैसे फोर्थ क्वेश्चन दे रहा हूं कि इफ जेड माइनस टू का मॉड वैल्यू अगर 2 टाइम्स ऑफ जेड माइनस 1 के मॉड वैल्यू के इक्वल है, तो मुझे प्रूव करना है कि प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ प्रूव करना है कि मॉड जेड स्क्वायर जो होगा ये इक्वल होगा 4/3 ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड के इक्वल होगा। अच्छा, इसको तीनों तरह से बना के दिखाना। इसको फर्स्ट में बताना है कि पोलर फॉर्म ऑफ जेड के पोलर फॉर्म से बनाना है, फिर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई से भी बनाना है, या फिर मॉडुलस और कंजुगेट के प्रॉपर्टी से बनाना है। ठीक है ना। इस क्वेश्चंस को तीनों मेथड से बना के दिखाना है कि जेड माइनस टू का मॉड वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ जेड माइनस 1 के मॉड वैल्यू को इक्वल है, तो प्रूफ करना है कि मॉड जेड स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा 4/3 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड यूजिंग पोलर फॉर्म ऑफ जेड। कार्टेशियन फॉर्म से भी बनाना है और यूजिंग मॉडुलस और कंजुगेट प्रॉपर्टी से बनाना है। तीनों फॉर्म से बनाओगे, ठीक है ना। चलो इसका मैं पिक ले लेता हूं, इसको बनाओगे। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है तो मेरे को चैट सेक्शंस में पूछ सकते हो आप। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा रोटेशन थ्योरम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पूरा लेक्चर्स हम लोग रोटेशन थ्योरम पे लेंगे। तो लाइव में कोशिश करो, सभी लोग जुड़ो, जो भी ऑफलाइन भी देख रहे हो, क्योंकि ज्यादा लेक्चर्स नहीं बचा है, 1 या 2 लेक्चर्स और लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आज यहीं पे मैं एंड अप कर रहा हूँ लेक्चर्स को, ठीक है आयुष।